पाकिस्तान का बेहतरीन स्नाइपर, दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला, दूर मार निशाने में सबको पीछे छोड़ने वाला, पाकिस्तान के दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाने वाला, पाकिस्तान आर्मी की शान, दुश्मन के लिए दहशत की अलामत, शानी जी राजू, और दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम SS, पाकिस्तान के सबसे मशहूर एक्शन नॉवल का दूसरा हिस्सा। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक और शाहकार। फायर करने की मखसूस जगह पर जाकर मैं तिरछा बैठ गया। हाजरीन का दबदबा कहकहा उभरा क्योंकि हदफ की जानिब मेरा बायां बाजू आ रहा था। अगर फायरिंग पोजीशन की बात की जाए तो एक फायरर 12 मुख्तलिफ हालतों से फायर कर सकता है, जिनमें फायर करने की सबसे बेहतरीन लेटी हुई हालत होती है और स्नाइपर उमूमन इसी हालत में फायर करना पसंद करते हैं। उसके बाद आरामदेह और पुरसुकून बैठी पोजीशन होती है। आम फायरर तो बैठी पोजीशन में अपना रुख हदफ की जानिब ही रखते हैं, मगर स्नाइपर का अंदाज थोड़ा जुदा होता है। मैंने आरामदेह हालत में बैठकर घुटने खड़े किए और दोनों कोहनियां घुटनों पर टेक दी। क्लैशनकोफ का फ्रंट हैंड गार्ड बाईं कोहनी पर रख कर मैंने बायां हाथ रियर साइड के पीछे लाकर राइफल को मजबूती से जकड़ लिया था। दायां गाल बाएं हाथ के साथ रिसीवर कवर पर टेक कर बाईं आंख बंद कर दी। दाईं आंख से रियर साइड के कटाव में से देखते हुए मैंने फ्रंट साइड की टिप का ऊपरी किनारा खूंटे के पैंदे से मिलाया और सांस रोक कर ट्रिगर दबा दिया। क्लैशनकोफ की गोली खूंटे का एक हिस्सा उड़ाकर ले गई थी। हाजरीन का तहसीन आमेज नारा बुलंद हुआ। मैंने शिस्त तब्दील किए बगैर दोबारा निशाना साधा। अब हदफ का हजम पहले से कम रह गया था। चंद सेकंड्स के वक्फे से मैंने दोबारा ट्रिगर दबा दिया। खूंटे का जमीन से ऊपर नजर आने वाला हिस्सा गायब हो गया था। खुश्क लकड़ी के 3-4 इंच चौड़े टुकड़े की क्लैशनकोफ की गोली के सामने कोई हैसियत नहीं थी। मुझसे पहले फायर करने वाले अगर बराह रास्त खूंटे को निशाना बना लेते तो कामयाब हो गए होते। गहरा सांस लेते हुए मैंने मैगजीन उतारी, राइफल कॉक की, चैम्बर से गोली निकाल कर मैगजीन में भरी और मैगजीन चढ़ाकर सेफ्टी लगा दी। सबसे पहले दूल्हे साहब ने मुझे छाती से लगाते हुए पीठ थपथपाई थी। उसके बाद दूल्हे के दोस्तों ने बारी बारी मौनिका करके तारीफी जुमले कहे थे। मिलने मिलाने से फारिग होकर मैं चचा शमरेज के पहलू में जा बैठा। मेरी जानिब झुकते हुए वो तहसीन आमेज अंदाज में बोले, इन बेचारों को क्या पता कि जिस निशानेबाजी को ये कारनामा गर्दान रहे हैं वो SS के लिए मामूली बात है। मैंने मुस्कुराने पर इक्तिफा किया। उसके बाद ढोल और शहनाई के साथ मर्दों का रक्स शुरू हो गया था। मगरिब की अजान से थोड़ा पहले आर्जी तौर पर हंगामा सर्द हुआ था। उसी रात उन्होंने दुल्हन को ले जाना था। नमाज के बाद खाना खाया गया। इसका सारा खर्च और बंदोबस्त दूल्हे के घर वालों की जिम्मेदारी थी। खाना मैंने समर खान और चचा शमरेज के साथ बैठकर खाया था। खाने से फारिग होकर समर खान ने इंकिशाफ किया, आज गुलबाजी और पलवशेबाजी ने रक्स का मुकाबला किया और गुलबाजी हार गईं। मैं हंसा, गुल बेचारी का क्या कसूर, पलवशे से पेशावर रक्कासा भी हार जाएगी। इशा के बाद फिर हंगामा शुरू हो गया था। क्लैशनकोफ के थाने खुल गए थे। मुसलसल हवाई फायरिंग करके न जाने वो किस जज्बे का इजहार कर रहे थे। शादियों में सैकड़ों हजारों गोलियां हवा में उड़ाना पठानों ही का खासा है। गो मेरा हथियार और फायर से रिश्ता बहुत पुराना है। दौरान तरबियत जाने में कितनी गोलियां फूंक चुका हूं, लेकिन वो फायर इस तरह बेहंगम और फजूल नहीं होता। गोलियों का ये ज़िया राव तसव्वुर साहब देख लेते तो यकीनन उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता। मेरा तो सर दर्द करने लगा था। मैं बैठक में आ गया। अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। उसी वक्त समर खान भागता हुआ आया। लाला जान, पलवशेबाजी फिर नाच रही हैं। मेरे होंठों पर तबस्सुम नमूदार हुआ। दिल अपनी अलबेली महबूबा की शोखियां देखने का मुतकाजी हुआ और मैं समर खान के साथ बैठक के घर की तरफ खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं शायद दरवाजे पर खड़ा रहता, मगर समर खान मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, लाला यहाँ से खाक नजर आएगा, मेरे साथ आए। वो मुझे बैठक से मुल्हक कमरे में ले गया। वहाँ से कमरों के अंदर ही अंदर सफर करते हुए हम सीढ़ी वाले कमरे में पहुंचे और छत पर चढ़ गए। अब पलवशा का थिरकता हुआ वजूद मेरी प्यासी नजरों के सामने था। घर में मैंने उसकी कई बार मिन्नत की थी, मगर वो मेरे सामने रक्स करते हुए शर्माती थी। इस मर्तबा छुट्टी पर आकर उसका जरा सा मटकना देखने को मिला, मगर मुझे देखकर उसे रक्स भूल गया था और बाद में उसने ये कहते हुए खुला इनकार कर दिया था कि भूल गए, खुद ही नाचने से मना किया था।
चचा शमरेज ने घर के सहन में सूरज की रोशनी से बराह रास्त चार्ज होने वाली 2 बड़ी बत्तियां लगाई थीं, जिनकी वजह से अच्छी खासी रोशनी फैली हुई थी। इतनी कि मुझे पलवशे के सांचे में ढले बदन के नशिब फराज वाज़े नजर आ रहे थे। उसके गिर्द लड़कियों ने घेरा डाला हुआ था और वो तालियां बजाते हुए शोर मचा रही थी। हमें बैठे हुए चंद लम्हे ही हुए थे कि गहरी नीली आंखों वाली गुल वालेहाना अंदाज में लहराते हुए पलवशा का साथ देने लगी। मुझे पराई लड़की को उसकी बेखबरी में देखना अच्छा नहीं लगा था। मैंने समर खान को उठने का इशारा किया। चलो चलते हैं। समर खान ने नफी में सर हिलाते हुए इंकिशाफ किया। गुलबाजी जानती हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। मैं मुताज्जिब हुआ। क्या? वो इत्मीनान से बोला, उन्होंने ही आपको यहाँ लाने का कहा था कि उनके और पलवशा बाजी के दरमियान हार जीत का फैसला आप करेंगे। मेरी नजरें खुशबदन दोशीजा की जानिब उठी, जिसका जिस्म खूबसूरत अंदाज में बल खाते हुए लहरा रहा था। समर खान के इंकिशाफ ने मुझे हैरान के साथ परेशान भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद कि गुल खुद मुझे अपना रक्स दिखाने की ख्वाहां थी, मैं इस नज़ारे से लुत्फानंदोज नहीं हो पाया था। मैंने कहा, चलो समर खान, अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। समर खान को जबरदस्ती खींचते हुए मैं सीढ़ी से नीचे उतर गया। थोड़ी देर बाद हम बैठक में पहुंच गए थे। रात के 10 बजने को थे जब चचा शमरेज मेरे पास आया। रणा को रुखसत करने का वक्त हो गया था। उन्होंने आपदीदा होकर कहा, जीशान बेटा, समर खान के साथ जाकर अपनी बहन को रुखसत कर दो। मैंने एतराज करना चाहा, चचा जान। उन्होंने कता कलामी करते हुए पूछा, इसे बहन नहीं समझते या कोई और मसला है? मैं खड़ा हो गया। चलो समर खान। शमरेज चचा ने एतराज की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। समर खान और मैं अंदर पहुंचे। औरतों ने रणा को घेरा हुआ था। उन्होंने इधर उधर होकर हमें रास्ता दिया। पलवशा और गुल रणा के दाएं बाएं बैठी थी। रणा की ठोड़ी के नीचे उंगली रखकर मैंने उसका सर बुलंद किया। कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया बहन। तेज सिसकी भरते हुए उसने मेरी छाती पर सर रख दिया। शफकत और अकीदत भरी पाकीज़ा मोहब्बत के एहसास ने मुझे लपेट में ले लिया था। मैं बहन के रिश्ते से तही दामन हूँ। रणा ऐसी लड़की थी कि पहले दिन से मुझे लाला जान बना लिया था। उसे अपने लाला पर भरोसा, एतमाद और फख्र था। वो अपने लाला को दुनिया का सबसे बहादुर फर्द गर्दानती थी। वो छुई मुई और डरपोक सी लड़की मुझे सगी बहनों की तरह अजीज थी। उसके रोने ने मुझे भी जज्बाती कर दिया था। मुंह बोली बहन को रुखसत करते वक्त मेरी ये हालत थी तो सगी बहनों को रुखसत करने वालों पर क्या गुजरती होगी। यकीनन माँ के बाद बहन बहुत ही प्यारा, खूबसूरत और दिलकश रिश्ता है। अपने भाइयों के लिए हमेशा कुर्बानियां देने वाली, भाइयों के लिए अपने हक से दस्तबरदार होने वालियां, बज़ाहिर नर्मो नाजुक मगर दर हकीकत चट्टानी इरादों की मालिक बहनें अल्लाह पाक का बेहतरीन तोहफा हैं। मैं उसके लिए 3 कीमती सूट, खूबसूरत जूते और एक मोबाइल फोन लेकर आया था। ये तहाइफ मैंने आते साथ उसके हवाले किए थे। उस वक्त वो मेरे ही लाए हुए कपड़ों में मलबूस थी। मेरे बाद वो समर खान को भी चिमट गई थी। वो उससे छोटा था, लेकिन भाई छोटा हो या बड़ा, बहनों का मुहाफिज और रखवाला होता है। उसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरते हुए मैंने बज़ाहिर मज़ाहिया अंदाज अपनाया। बहादुर बहनें तो नहीं रोती, मगर मेरे हलक से रिंधी हुई आवाज बरामद हुई थी। रणा का दायां बाजू थामते हुए मैंने समर खान को इशारा किया, चलो समर खान, और हम दोनों उसे घर से बाहर ले आए। वहाँ बार बर्दारी को ज्यादातर घोड़े, खच्चर, ऊंट और गधे इस्तेमाल होते हैं। वो एक ऊंट पर डोली बांध कर लाए थे। वैसे तो वजीरिस्तान में दुल्हन ले जाने को गाड़ियों का रिवाज है, लेकिन जिन इलाकों में गाड़ियों की आमदोरफ्त नहीं हो सकती, वहाँ आज भी ऊंट और घोड़े वगैरह इस्तेमाल होते हैं। रणा के सर पर बोसा देकर उसे मैंने बाजुओं में भरकर सजी हुई डोली में बिठा दिया। गुल भी उसके हमरा बैठ गई थी। ऊंट को उठाया गया। पानी के 2 कतरे मेरे गालों पर लुढ़के और जबान से बेसाख्ता निकला। अल्लाह पाक तुम्हारा नसीब अच्छा करे मेरी गुड़िया बहन। अपने बाजू पर हल्की सी गिरफ्त का एहसास हुआ। मैं चौंकते हुए मुतवज्जे हुआ। वो पलवशे थी। चलें? उसके लहजे में भी उदासी घुली थी। मैं उसके साथ घर की तरफ बढ़ गया। समर खान और शमरेज चचा अपनी ख्वाबगाह में घुस गए थे। करीबी रिश्तेदारों की चहल पहल जारी थी, लेकिन एक रणा के जाने से घर वीरान लगने लगा था। पश्तो में रणा का मतलब रोशनी है, और उस वक्त लग रहा था कि उस घर की रोशनी हकीकत में रुखसत हो गई हो। पलवशे मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए तसल्ली देने लगी। बस राजू परेशान नहीं होते। वो नटखट और चुलबुली लड़की मेरे मुताल्लिक निहायत हसास थी। मैं दिल गिरफ्ता हुआ। पलवशे, मुझे आज महसूस हो रहा है कि सपोग में की जुदाई पर तुम्हें कितना दुख हुआ होगा। वो बोली, अच्छा सच बताएं, मेरा रक्स अच्छा लगा या गुलगारे का? उसने एकदम मौजू तब्दील कर दिया था। मैं मुतहय्यर हुआ। तुम्हें कैसे पता कि मैं देख रहा था? वो इत्मीनान से बोली, गुलगारे ने बताया था। मुझे गुलगारे के फेल पर कोफ्त हुई थी, जाने वो क्या साबित करना चाहती थी, लेकिन एक बात यकीनी थी कि वो मजबूत किरदार की मालिक थी।
गो मुझसे गुफ्तगू करते वक्त वो कुछ ज्यादा ही हक जताने लगती थी, मगर कभी अकेले में भी उसने अखलाक से गिरी हुई बात या हरकत नहीं की थी। मैं खुद भी उसके साथ किसी रिश्ते का तायुन नहीं कर पा रहा था। शुरू दिन से मेरे बहन कहने को उसने नापसंदीदा गर्दाना था। वो खतूत और मोबाइल फोन के पैगामात में भी खुद को आपकी गुड़िया बहन रणा की बाजी लिखा करती थी। बराह रास्त उसने कभी मुझे भाई तस्लीम नहीं किया था। अपनी शादी से पहले तो उसका ये फेल काबिल एतराज नहीं था, मगर अब वो मेरे बारे दिल में कोई लतीफ जज्बात रखती भी थी तो उसे दिल की बात छुपाना चाहिए थी। पलवश ने मेरी ठोड़ी से पकड़ कर हिलाया। क्या सोच रहे हो? मेरे लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसे हकीकत बताए बगैर धीरे से बोला, मैं सिर्फ अपनी पलवशे का रक्स देखने आया था। जब गुल शुरू हुई तो मैं चला गया था। बोली, अच्छा। तमानियत से कहते हुए उसने आंखें मूंद लीं। अगले दिन तुलुए आफताब के साथ ही गुलगारे को उसका शौहर वहां छोड़ गया था। वो चंद मिनट चचा शमरेज के साथ बैठा रहा। मुझसे मुआनिका करते हुए उसने पुरखुलूस अंदाज में शुक्रिया अदा किया था। निशानेबाजी की सलाहियत ने पठानों के दरमियान मुझे उमूमन सुरखरू ही रखा है। हथियार से लगाव पठानों के खून में शामिल है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अरबों को तलवारबाजी और तीरंदाजी का शौक होता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस शौक को पसंद फरमाया है। बिलाशुबा एक जंगजू मोमिन ही इस्लाम की अशात, हिफाजत और तरक्की का जामिन हो सकता है। ज्यादा दूर न जाएं, 1948 की पाक भारत जंग का मुताला करें तो मालूम होगा कि जब रियासत कश्मीर में हिंदुओं, सिखों और रियासती अफवाज की कत्ल गारत की कार्रवाइयां हद से बढ़ी तो कश्मीर के इनकलाबी लीडरों ने शुमाल मगरबी सरहद के कबायली सरदारों से राब्ता कर लिया। कबायली सरदारों ने कश्मीरी मुसलमानों की आवाज पर लब्बैक कहा और पठानों के जत्थे जंगी आजादी में शामिल होने को कश्मीर की तरफ चल पड़े। उस वक्त पाकिस्तानी फौज के बिखरे हुए गैर मुनज़्ज़म यूनिट या तो पंजाब में तकसीम मुल्क से पैदा शुदा हालात से बरसरे पैकार थे या महाजरीन के काफिलों को हिफाजत मुहैया कर रहे थे कि इन काफिलों पर हिंदू और सिख बलवाई हमले कर रहे थे। कबायलियों की कश्मीर में आमद के साथ ही आजादी की तहरीक को 4 चांद लग गए और महाराजा की फौज को हर जगह शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान आर्मी की कश्मीर आमद तक हिंदुओं को हर जगह उन्हीं पठानों ने शिकस्त हजीमत से दो चार किया था और उनका रास्ता रोका था, वरना हिंदू उस वक्त गिलगित तक पहुंच चुका था। गो बाद में पाक आर्मी ने हालात अपने हाथ में ले लिए थे कि कबायली पठान कोई मुनज़्ज़म फौज नहीं थे। वो दुश्मन के खिलाफ छापामार कार्रवाइयां तो कामयाबी से कर गुजरते, लेकिन दुश्मन की शिकस्त के बाद जमीन पर कब्जा जमाने की बजाय किसी और समत का रुख कर लेते। पलवशे थोड़ी देर पहले ही समर खान के साथ घर से बाहर निकल गई थी। उसके हाथ में अपनी क्लैशनकोफ और समर खान के हाथ में खाली बोतलें देखते ही मुझे पता चल गया था कि वो क्या करना चाहती हैं। जल्द ही क्लैशनकोफ के फायर की आवाज सुनाई देने लगी। गुल अपनी बेटी को सुलाकर हमारे पास आ बैठी थी। निशिस्त संभालते ही वो शोखी से बोली, शुक्रिया। मैंने हैरानी जाहिर की, किस बात पर? उसने इंकशाफ किया, अगर कल आप खूंटे को ना गिराते तो मेरी सुबकी हो जाती। मैंने तमाशा देखने वाली लड़कियों के सामने ऐलान किया था कि रणा का लाला जान 3 गोलियों में हदफ गिरा देगा। मैं मानी खेज लहजे में मुस्तफसिर हुआ, रणा का लाला जान तुम्हारा क्या लगता है? शमरेज चचा ने ऊंचा कहकहा लगाया। गुल के जवाब देने से पहले दरवाजे पर दस्तक हुई और चचा शमरेज उस जाने बढ़ गए। जवाब गोल करते हुए उसने मौजू तब्दील किया। पलवशा का रक्स अच्छा था या मेरा? यकीनन वो उस मौजू पर बात नहीं करना चाहती थी और जो मौजू उसने छेड़ दिया था उस बारे में मुतरद्दिद था। गुफ्तगू का रुख मोड़ते हुए मैंने इंकिशाफ किया, कल हम वापस जाएंगे। वो शाकी हुई, क्यों? मैं लजाजत से बोला, गुल छुट्टी के 5 दिन बकाया हैं और 3 दिन तो घर पहुंचने में लगेंगे। वो सूरत से बोली, ख्वागा ओबो से 5 किलोमीटर शुमाल की तरफ तरंग खेल कले हैं। अब वहां से अंगूर अड्डे तक गाड़ी मिल जाती है। अगर यहाँ से सुबह को चलें तो दोपहर तक अंगूर अड्डे पहुंच जाएंगे। मैं जिज़बिज़ हुआ तो वो इत्मीनान से बोली, 2 दिन मजीद रहना पड़ेगा। मैं मुल्तजी हुआ, गुल समझने की कोशिश करो। वो बरहमी से बोली, ये कोशिश आप क्यों नहीं करते? मैं सटपटाते हुए बोला, यहाँ 4 दिन तो गुजार लिए हैं। वो बेनियाजी से बोली, अपनी गुड़िया बहन के लिए गुजारे हैं। मैंने कहा, शायद जिद और हट धर्मी तुम्हारा मजहब है। मैं झल्ला गया था। वो बोली, तो जाएं, आपको पकड़ा तो नहीं है? वो बिगड़ गई थी। गहरा सांस लेते हुए मैंने सर पकड़ लिया था। वो खामखा अपनी अहमियत जताना चाहती थी। मुझे 2 दिन रुकने में इतना तरद्दुद ना होता अगर गुज़श्ता रात पलवशे सख्ती से वापसी का ऐलान न कर चुकी होती। तब मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। अब मेरे रुकने पर वो बिदक सकती थी। यूं भी गुलगारे और मेरे ताल्लुक को वो नापसंदीदगी की सनत से नवाज चुकी थी। उसके नजदीक किसी शादीशुदा लड़की का मुझसे बेतकल्लुफ होना न सिर्फ गलत बल्कि बेहुदा था।
गो रणा भी निहायत दिलकश, जाज़िब नज़र और पुरकशिश लड़की थी, लेकिन उसकी ज़बान मुझे लाला जान कहते नहीं थकती थी। मैं भी उसे गुड़िया बहन कहता था, लेकिन गुल की गुफ्तगू में ना तो बहन भाई का साबिका लाहका शामिल होता और ना ही गैरों की सी झिझक थी। वो बेतकल्लुफी और अपनायत से मुखातिब हुई। मुझे घूरते हुए उसकी आंखों में वारफ्तगी पोशीदा होती, जो पलवशे को बिल्कुल नाकाबिल कबूल थी। अचानक पलवशा चहकती हुई अंदर दाखिल हुई। राजू, 2-3 गोलियों से कल जितने फासले पर मैंने बोतल को निशाना बना लिया है। आप बेशक समर खान से पूछ लें। वो दरवाजे को रुख करके समर खान को आवाज देने लगी। गुल एक झटके से उठकर बगली दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। समर खान अंदर आया। जी बाजी। पलवशा ने गुल की पुश्त को घूरा। इसे क्या हुआ? मैंने सुर्रत से बहाना खड़ा। शायद छोटी पलवशा जाग गई हो। मुंह बनाते हुए उसने कंधे उचकाए और समर खान की जानिब मुतवज्जे हुई। समर खान, राजू को बताओ ना, मैंने 2-3 गोलियों में कितनी आसानी से हदफ को निशाना बनाया है। वो सादतमंदी से बोला। जी लाला जान, बाजी सच कह रही हैं। पलवशे हर किस्म के हथियार चला लेती थी, मगर उसका निशाना बिल्कुल वाजिबी सा था। ऐसे लड़ाके करीबी लड़ाई में तो कारगर फायर कर लेते हैं, लेकिन स्नाइपिंग उनके बस से बाहर होती है। मैं सर झटक कर मुतबस्सम हुआ। समर खान, सच बताओ, पलवशे ने कितनी गोलियां फायर की हैं? चूंकि क्लैशनकोफ की टख टख काफी देर सुनता रहा था, इसलिए पलवशे की 2-3 गोलियों वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। वो हकलाया। दो ही की हैं लाला जान। मैंने तीखे लहजे में पूछा। तुम्हारे बाबा जान झूठ के बारे में क्या कहते हैं? वो सूरत से बोला। यही कि झूठ मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने चुटकी बजाते हुए इशारा किया। अब सच उगलो। पलवशा ने जल्दी से लुकमा दिया। ज्यादा से ज्यादा 5-6 गोलियां चलाई होंगी। क्यों समर खान? समर खान सर झुकाते हुए बोला। लाला जान, सिर्फ 2 ही चलाई हैं। मैंने आंखें निकाली। समर खान, वो घबरा कर बोला। सच कह रहा हूँ लाला जान, सिर्फ 2 मैगजीन खाली की हैं। पलवशे तिलमिलाते हुए बोली। मेरा मोबाइल फोन वापस करो फौरन। वो लजाजत से बोला। बाजी, लाला जान ने जबरदस्ती उगलवाया है। उसने बरहमी जाहिर की। मैं कुछ नहीं जानती। जो मुआहिदा हुआ था तुम उस पर पूरे नहीं उतरे। समर खान ने मुल्तजी निगाहों से मुझे घूरा। मैं मुतबस्सम हुआ। भाग जाओ, इसे मैं पकड़ लेता हूँ। वो फौरन मुड़कर भाग खड़ा हुआ। पलवशा के कदम उठाने से पहले मैंने उसे थाम लिया और उसकी हल्की नीली आंखों को बारी बारी होंठों से छूते हुए वारफ्तगी से बोला। जब इन राइफलों का निशाना रेंज मास्टर से कई गुना ज्यादा कारगर और दुरुस्त है, तो तुम्हें किसी और हथियार से खुद को अच्छा निशानेबाज साबित करने की क्या जरूरत है? वो बोली। दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा। हया आलूद लहजे में कहते हुए वो कसमसाते हुए मेरी गिरफ्त से निकल गई। मैंने हंसते हुए क्लैशनकोफ उठा ली ताकि सफाई कर सकूं। फायर होने के बाद जितना जल्दी हथियार को साफ किया जाए उतना बेहतर होता है। देर होने की सूरत में बारूद के जर्रात और बुलेट की रगड़ से चिपकने वाले शीशे से बैरल की अंदरूनी सतह रफ्ता रफ्ता खराब होने लगती है। ज्यादा अरसा गुजरने पर बैरल के अंदर गड्ढे बन जाते हैं और हथियार फायर करने के काबिल नहीं रहता। जाती हथियार की सफाई के बारे स्नाइपर तो कुछ ज्यादा ही वहमी होते हैं। खासकर राव तसव्वुर साहब के शागिर्द तो अपने चेहरे की सफाई से ज्यादा तवज्जो अपने हथियार की सफाई पर देते हैं। रात के खाने पर चचा शमरेज ने जाने की बाबत दरियाफ्त किया था। यकीनन उसकी मंशा यही थी कि हम चंद दिन मजीद रहें। मेरे बोलने से पहले गुल ने इत्मीनान से कहा। बाबा जान, ये 2 दिन मजीद ठहरेंगे। चचा शमरेज मसरत से बोले। सच? उसी वक्त पलवशे ने मुझे घूरा, लेकिन कुछ कहने से गुरेज किया था। मैंने सफाई से मौजू तब्दील किया। चचा जान, आप समर खान को पढ़ने के लिए शहर क्यों नहीं भेजते? मेरे जवाब देने से एतराज बरतने को जाने उन्होंने क्या समझा था, मगर दोबारा इस मौजू पर जबान न खोली। मैं पलवशे की मौजूदगी में गुल को नहीं समझा सकता था, वरना मेरा लजाजत भरा लहजा सुनकर पलवशे बिफर जाती। गुल का मुतालिबा नाजायज नहीं था। वो हकीकी मानों में मेरी मोहसिना थी और इतना हक जता सकती थी कि 2 दिन रुकने को कह दे। लेकिन अपनी जाने हयात पलवशे की मर्जी के खिलाफ करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। उसे नाराज करने का हौसला करना कम से कम मेरे बस से बाहर था। मेरा इरादा था कि गुल को अकेले में अपनी मजबूरी का बताकर और अगली छुट्टी पर आने का वादा करके मना लूंगा। वो निहायत समझदार लड़की थी। यकीनन मेरी हालत का इदराक उसे आसानी से हो जाता। चचा शमरेज बोले। गुल तो कब का जोर दे रहे हैं, ये बेशरम खुद ही शौक नहीं रखता। वो मासूमियत से बोला। लाला जान, स्कूल जाने का क्या फायदा, जबकि मैं आपकी तरह निशानेबाज बनना चाहता हूँ। मैंने कहा लगाया। यही तुम्हारी बेवकूफ़ी है। क्या बगैर तालीम के अच्छा निशानेबाज बनना मुमकिन है? वो मोतरिज हुआ। निशानेबाजी का तालीम से क्या ताल्लुक? मैंने कहा, एक गोली फायर करते वक्त हवा की रफ्तार, बुलंदी पस्ती का जाविया, हदफ का फासला, एमुनेशन की किस्म और कई ऐसी बातों का जानना जरूरी होता है जो बगैर तालीम के मुमकिन नहीं है। और ये सब कुछ मैं तब सिखा सकता हूँ जब तुम अच्छी तालीम हासिल कर लो।
मेरे लबों पर शरारती मुस्कुराहट उभरी। तुम्हारी पलवशाबाजी को मैं कोशिश करके भी अच्छा निशानेबाज नहीं बना सका। अगर पढ़ी लिखी होती तो एक बोतल पर 2 मैगजीन एमुनिशन न फूंकती। चचा शमरेज और गुल का कहकहा बुलंद हुआ। पलवशे बरहमी से मुझे घूरने लगी। समर खान बोला, ठीक है, मैं पढ़ाई करने शहर जाऊंगा, मगर आप वादा करें जब मैं तालीम मुकम्मल कर लूंगा तो मुझे अपने जैसा निशानेबाज बनाएंगे। मैंने कहा, इंशाल्लाह मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। खाने के बाद हम इशा तक वहीं बैठे गपशप करते रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि गुल को किस तरह अकेला करके समझाऊं। 1-2 बार आंखें चार होने पर जबकि पलवशा किसी और जानिब मुतवज्जे थी, मैंने इशारे में इजाजत मांगी, मगर उसने बेनियाजी से कंधे उचकाते हुए नफी में सर हिला दिया था। इशा की नमाज पढ़कर मैं मौके का मुतलाशी हुआ, मगर पलवशे मुझे कमरे में ले गई। राजू, सोते हैं, कल का दिन सफर में गुजरेगा और मुझे नींद सख्त आ रही है। मैंने सरे तस्लीम खम किया, जैसे सरकार की मर्जी। वो तमानियत से मुस्कुरा दी। हम सोने लेट गए, मगर मेरी नजरों से नींद गायब थी। मैं किसी तरह गुल को कायल करना चाह रहा था, वरना सुबह हमारे चले जाने को वो अपनी सुबह की ख्याल करती, उसका मान टूट जाता, वो पक्की नाराजी गांठ लेती, और ये मुझे मंजूर नहीं था। उसे मनाना इतना भी दुश्वार नहीं था, बस पलवशा की गैर मौजूदगी में उसे मिलने की जरूरत थी। इरादा था कि पलवशे के सो जाने पर उसके पास जाऊं। यकीनन उसने चचा शमरेज और समर खान के कमरे में ही सोना था, और चचा शमरेज की मौजूदगी मुझे तकवियत देती। पलवशा थोड़ी देर अटकेलियां करके सो गई थी। वो काफी गहरी नींद सोती थी। शादी हो जाने के बावजूद उसकी नींद अल्हड़ नादान लड़कियों की तरह बेफिक्री वाली थी, लेकिन मैं उसके गहरे सांस सुनकर भी ना उठ सका कि वो मेरे बाजू पर सर रखे लेटी थी। उसका एक हाथ मेरी छाती पर धरा था। मैं चाहत भरी नजरों से उसका मासूम चेहरा देखने लगा। वो मेरी शरीके हयात थी, मेरे दुख सुख का साथी, हंसी खुशी की हिस्सेदार, दर्द गम बांटने वाली, मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरी मोहब्बत, चाहत, उल्फत। उसके दम से मेरी जिंदगी में बहारें थीं। वही मेरे कहकहों की जामिन थी। उसी की वजह मेरे घर की रौनकें थीं। बिला शक व शुबा वो बहुत कीमती, अनमोल और बेहतरीन बीवी थी। उसकी दीद से मेरी आंखें सैर नहीं होती थीं। उसे तकते तकते पता ही न चला और मैं नींद की मीठी वादियों में खो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।